नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन परिवार पे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बीएचयू वर्ल्ड की टीम आप लोग के लिए बीएचयू के बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाई है। बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी कहाँ से 2014 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे और हम उस क्वेश्चन को ही बस नहीं देखेंगे, उस क्वेश्चन के हम इर्द गिर्द भी घूमेंगे कि आपसे यदि भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाए इससे या इसके इधर उधर, तो आप उसको आंसर ठीक करके चले आइए। और इसमें बेसिक हम पहला यूनिट शुरू करेंगे एग्रोनॉमी से हम पहला यूनिट शुरू करेंगे और पाँच क्वेश्चन लेंगे, 5 क्वेश्चन। तो चलते हैं हम देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ऑयल फॉर्मेशन, वह कौन सा एलिमेंट है, वह कौन सा एलिमेंट है जिसके द्वारा तेल का निर्माण किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर। चलिए आप इसका फटाफट आंसर दीजिए। तेल के निर्माण के लिए फसलों में कौन सा तत्व जरूरी होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर। आपका आंसर होगा सल्फर। अब देखते हैं कि जो आप एलिमेंट देखे थे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये होते क्या हैं, यह प्लांट के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो देखते हैं कि जो एक आपके साइंटिस्ट थे आर्नन एंड स्टाउट, जो कि अपने क्राइटेरिया एंड एसेंशियलिटी में 17 एलिमेंट को दिए थे। इन्होंने बताया था कि प्लांट के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इसमें मेजर थे आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल, कोबाल्ट। ये आपके मेजर 17 एलिमेंट है। और 17 एलिमेंट दिया कौन था, तो आर्नन एंड स्टाउट ने। कहाँ दिए थे, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी अनिवार्यता के सिद्धांत में, गिवन बाय द आर्नन एंड स्टाउट। कब दिया गया था, 1939 में। इन्होंने ही बताया था कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्व जरूरी होते हैं। और पोषक तत्व अब देख लिए कौन कौन से थे। अब देखते हैं कि इन पोषक तत्वों को किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहले देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट का सोर्स क्या होता है। इन एलिमेंट का सोर्स होता है एयर के थ्रू मिलते हैं, या तो वाटर के थ्रू, जल या तो हवा के द्वारा, जल व हवा के द्वारा CH2 मिलते हैं। और CH2 को एक बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी प्लांट में जब किसी भी प्लांट में तत्वों का निर्माण, किसी भी मेटाबॉलिज्म का निर्माण होता है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद जो आपका नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को मेजर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मेजर एलिमेंट, मुख्य तत्व के रूप में भी जाना जाता है। और इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राथमिक न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को सेकेंडरी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी एलिमेंट, द्वितीयक तत्व इसको बोलते हैं। और इसके बाद जो शेष एलिमेंट बचते हैं उनको माइनर या तो ट्रेस एलिमेंट के रूप नाम से जाना जाता है। माइनर एलिमेंट या तो ट्रेस एलिमेंट। ये आपके न्यूट्रिएंट थे, 17 न्यूट्रिएंट थे, जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को
बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में जाना गया था। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राइमरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को सेकेंडरी एलिमेंट के रूप में जाना गया था। अब देखते हैं कि ये जो 17 एलिमेंट थे, इन 17 एलिमेंट का कार्य क्या होता है। पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है प्लांट में, तो यह प्लांट में यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट में इसका मेजर रोल प्ले करता है नाइट्रोजन। यदि किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, अधिकता होगी कैसे, हम फर्टिलाइजर के थ्रू नाइट्रोजन फील्ड में प्रोवाइड करेंगे। यदि नाइट्रोजन की अधिकता अधिक हो जाएगी तो यह किसी भी प्लांट के वानस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाएगा और उसमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। एक्सेस अवेलेबल टू इंक्रीज द वेजिटेटिव ग्रोथ एंड ग्रीन कलर। यदि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता और ज़्यादा होती है तो यह किसी भी फसल को पकने में देर लगाता है। डिले इन मैच्योरिटी टू क्रॉप, फसल को देर से पकाती है। हम देखें नाइट्रोजन का फंक्शन था कि ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट था किसका, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। और यदि किसी भी क्रॉप में नाइट्रोजन की अधिकता हुई तो वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगा और इसमें ग्रीन कलर अधिक प्रदान होंगे और ये किसी भी फसल के मैच्योरिटी में डिले करता है। दूसरा एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस, जैसे कि आप जानते हैं कि फास्फोरस को एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्लांट के रूट, जड़ों में पाए जाते हैं, प्लांट के जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट के जड़ों में गांठों का निर्माण करते हैं, गांठों की संख्या को बढ़ाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। तीसरा आपका है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है जिसको कि स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग होने में यह बहुत ही सहायक प्रदान करता है। यह स्टोमेटा को रेगुलेट करता है कि कब स्टोमेटा को खुलना है और कब बंद होना है। पोटेशियम को ट्रैफिक पुलिसमैन के रूप में भी जाना जाता है और यह प्लांट में डिजीज रेसिस्टेंसी प्रदान करता है। तो हम देखें कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है। यह स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी प्लांट को डिजीज पेस्ट रेसिस्टेंसी प्रदान करता है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का कार्य क्या होता है। जो कैल्शियम होता है प्लांट में सेल वॉल तथा सेल डिवीजन में सहायक होता है। कैल्शियम का कार्य होता है सेल वॉल बनाने में तथा सेल का डिवीजन करने में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख न्यूट्रिएंट माना जाता है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। और नेक्स्ट आपका है सल्फर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी भी क्रॉप में, किसी भी फसल में किस एलिमेंट के कारण तेल का निर्माण होता है। आपका आंसर है सल्फर। सल्फर ऑयल प्रोडक्शन करता है, तेल का निर्माण करता है। कहाँ पे, किसी भी प्लांट में। नेक्स्ट आपका है आयरन। आयरन जो होता है ये लेग हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा एलिमेंट माना जाता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या होती है, आप लेग्यूम्स क्रॉप देखे होंगे। लेग्यूम्स दलहनी फसल में गांठें पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती है। एक गांठ किन किन न्यूट्रिएंट के सहयोग से बनती है, तो आयरन प्लस मोलिब्डेनम, आयरन प्लस मोलिब्डेनम के सहायक से किसी भी लेगुमिनस क्रॉप में गांठ बनती है। गांठ का कार्य क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। और जो गांठों में कौन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन गांठ में प्रमुख संरचना कौन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूम्स क्रॉप में जो पिंक कलर का संरचना पाई जाती है उसको बोला जाता है लेग हीमोग्लोबिन। और इस गांठ का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो ये पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का, गुलाबी रंग। नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक। जिंक का काम क्या होता है, यह आप हार्मोन्स जानते होंगे, ऑक्सिन हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म में जिंक का प्रमुख कार्य होता है। कापर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करता है, वो किसमें, एंजाइम में, एंजाइम में इलेक्ट्रॉन के कैरियर का कार्य करता है। बोरान जो होता है, बोरान शुगर में, सकारम ऑप्सिनेरम में जो उसका शुगर होता है उसको ट्रांसलोकेट करने में प्रमुख, जो बोरान का प्रमुख कार्य होता है शुगर का ट्रांसलोकेशन करता है। अभी कहाँ पे, शुगर केन में, शुगर केन।
गन्ना में जब शुगर का ट्रांसलोकेशन करना होता है तो वहाँ पे प्रमुख कार्य करता है बोरान, जो कि गन्ना में किस रूप में शुगर होती है, ऊपर तो होती है ग्लूकोज के फॉर्म में और नीचे होती है सुक्रोज के फॉर्म में। जो सुक्रोज होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसी का ट्रांसलोकेशन किया जाता है बोरान के द्वारा। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का कार्य होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? वो भी जितनी भी लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं, लेग्यूम्स क्रॉप जिनमें गांठें पाई जाएंगी। जिस लेग्यूम्स क्रॉप में गांठ नहीं पाई जाएंगी वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। केवल गांठ वाली फसलें ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, वो भी कहाँ से करेंगी? एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होते हैं उनका फिक्सेशन करके प्लांट को एब्जॉर्ब करवाती हैं। क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है सेल सैप में। क्लोरीन का कार्य होता है कि सेल सैप में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करना। और निकिल जो कि लास्ट एलिमेंट है, जितने भी अब 17 एलिमेंट देखे थे सबसे लास्ट में निकिल ही खोजा गया था। इसका काम होता है कि लेग्यूम्स क्रॉप में गांठों के वजन को बढ़ाना, गांठों के वजन को बढ़ाना, स्टिमुलेट नोड्यूल्स वेट। और कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का प्रमुख एलिमेंट माना जाता है, जो कि कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। हम देखें पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा तत्व है जो फसल में तेल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए हम 17 एलिमेंट थे। 17 एलिमेंट कौन था? 17 एलिमेंट आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा दिया गया था। वो किस में दिया गया था? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में। इन 17 का अलग अलग काम था। जैसे कि आप नाइट्रोजन देखे, नाइट्रोजन का कार्य था प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाना। फिर उसके बाद देखे थे फास्फोरस को। फास्फोरस जड़ों के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट माना जाता है, जिसको कि एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना गया था। उसके बाद देखे थे हम पोटेशियम जो कि किसी भी क्रॉप में रोग के प्रति प्रतिरोधी बनाता है उस प्लांट को। इसके बाद देखा था मैग्नीशियम का कार्य था कि वो क्लोरोफिल को बनाने में उसका प्रमुख कार्य था। सल्फर ही ऐसा एलिमेंट है जो कि क्रॉप में तेल का निर्माण करता था। तो यहाँ पे 17 एलिमेंट थे, उनके बारे में हम लोग देख चुके। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन व्हीट सीड। गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त तापमान क्या होता है? चलिए आप इसका फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन पहला है 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, दूसरा आपका है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और लास्ट आपका है 34 से 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन इन व्हीट सीड, गेहूं के अंकुरित होने के लिए उपयुक्त औसत तापमान क्या होना चाहिए? ऑप्शन 14 से लेकर 16, 24 से 26, 30 से 32, 34 से 36 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 14 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहले तो जानते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का पहले नाम क्या है? गेहूं किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? व्हीट का बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। और किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस कुल का पौधा है? तो यह पोएसी या तो ग्रेमनी फैमिली का पौधा है, ग्रेमनी कुल का पौधा है। और गेहूं में कितना क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है? जो गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र संख्या 42। जो गेहूं होता है ट्रिटिकम एस्टिवम एक तरह का हेक्सापोलाइड है, हेक्सापोलाइड जिसको कि 6x से डिनोट करेंगे। 6x इक्वल टू हो जाएगा आपका 42। अब आपको बताना है कि गेहूं में बेसिक गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? x इक्वल टू हो जाएगा 7। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गेहूं में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाता है, आपका आंसर होगा 7। गेहूं का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं का उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया में है। अब देखते हैं कि गेहूं में कितना परसेंटेज प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है। तो गेहूं में ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और इनका परसेंटेज होता है 9 से लेके 13%। तो हम देखें गेहूं का बोटेनिकल नेम था ट्रिटिकम एस्टिवम और फैमिली थी पोएसी। कितना इसमें क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है? तो 42। यह भी 42 किस फॉर्म में होती है? हेक्सापोलाइड फॉर्म में होती है।
और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ व्हीट कितना होगा, आपका आंसर होगा 7। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, तो इसका ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया में। और गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसका परसेंटेज कितना होता है, तो गेहूं में ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और यह 9 से 13% पाई जाती है गेहूं में। गेहूं में कौन सी जीन पाई जाती है जिसके कारण गेहूं की लंबाई को घटाया जा सकता था। यदि कोई लंबी वैरायटी होती थी, लंबी वैरायटी क्रॉप लॉजिंग की वजह से नष्ट हो जाती थी, उसको बचाने के लिए कौन सा जीन उसमें डाला गया था, फॉर बौनापन, ड्वार्फनेस के कारण, ड्वार्फनेस लाने के लिए, ड्वार्फनेस। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है वीट के क्रॉप को ड्वार्फनेस करने के लिए, आपका आंसर होना चाहिए नॉरिंटेन। नॉरिंटेन जीन ही गेहूं के लंबाई को घटाता है। देखते हैं गेहूं का क्लासिफिकेशन हुआ था जिसमें कि टेट्राप्लाइड, मोनोप्लाइड, डाइप्लाइड इस तरह की वैरायटी थी। पहला वैरायटी इसका है मैक्रोनी वीट। मैक्रोनी वीट को ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ट्रिटिकम ड्यूरम। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मैक्रोनी वीट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम, और जो ट्रिटिकम ड्यूरम है ये एक तरह की टेट्राप्लाइड है, टेट्राप्लाइड। 2n इक्वल टू हो जाएगा आपका 28, क्योंकि आप बेसिक क्रोमोसोम नंबर जानते हैं, x इक्वल टू कितना होता है 7। दूसरे इसकी क्लासिफिकेशन है इमर गेहूं। इमर गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम। यह भी एक तरह की टेट्राप्लाइड ही होता है, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 28 ही होगा। हम देखें कि गेहूं में कौन सा जीन पाया जाता है, तो गेहूं में नॉरिंटेन नामक जीन पाई जाती है जो कि प्लांट को ड्वार्फनेस प्रोवाइड करती है। और फिर देखिए गेहूं का क्लासिफिकेशन। गेहूं को 2 भागों में बांटा गया था, मैक्रोनी वीट और इमर वीट। मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम, जो कि एक तरह की टेट्राप्लाइड है और इसका क्रोमोसोम संख्या होता है 28। इमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोकम इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको भी टेट्राप्लाइड के रूप में ही जाना जाता है और इसका क्रोमोसोम नंबर भी 28 ही होता है। अब देखते हैं कि गेहूं में कितनी सिंचाई दी जाती है और यह सिंचाई कितने कितने दिनों के अंतराल पे होती है, क्योंकि किसी भी क्रॉप के लिए सिंचाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना सिंचाई के उसका यील्ड आपको नहीं मिल पाएगा। तो गेहूं में 6 इरिगेशन दी जाती है, 6 सिंचाई दी जाती है, 6 सिंचाई। पहली सिंचाई देते हैं CRI स्टेज पे, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। दूसरी सिंचाई देते हैं टिलरिंग स्टेज पे, किल्ले निकलते समय। और तीसरी देते हैं फूल निकलते समय, और चौथी दूध बनते समय, और 5वीं डव स्टेज पे, और छठी मैच्योरिटी स्टेज पे। तो पहला इरिगेशन देंगे किस पर, CRI स्टेज पे। CRI स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन, जब पेड़ में 3 से 4 पत्ती आ जाएगी, 3 से 4 उसमें लीफ आ जाएगी, वह भी बुआई के 21 दिनों के बाद, 21 दिनों के डे आफ्टर सोइंग के बाद। दूसरे इरिगेशन करेंगे हम कब, किल्ले निकलते समय, टिलरिंग अवस्था पे। यह टिलरिंग अवस्था प्लांट में कब आती है, बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद। तीसरी इरिगेशन करते हैं फूल निकलते समय। फूल निकलता कब है, बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद फ्लावरिंग उसमें होती है। और चौथी स्टेज पर करते हैं मिल्किंग स्टेज पे, दुग्ध बनते समय। यह दुग्ध स्टेज कब आता है, बुआई के 80 से 85 दिनों के बाद उसमें मिल्किंग स्टेज आता है। और 5वीं स्टेज होता है डव स्टेज होता है 100 से 120 दिनों के बाद, डे आफ्टर सोइंग। और लास्ट इरिगेशन करते हैं मैच्योरिटी के समय, पकते समय। और यह स्टेज कब आता है, यह बुआई के 120 से 125 दिनों के बाद आती है। वीट का जो इरिगेशन सिस्टम होता है, इसको बार बार पूछता है कि किन किन इरिगेशन पे सिंचाई की जाती है, किन किन अवस्था पे। तो यहाँ पे 6 अवस्था आप देखें, CRI स्टेज, टिलरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, डफ स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज। इन 6 इरिगेशन को याद करने के लिए एक ट्रिक आपके पास है, सीटी लगाओ फाटक में 2 बार, जिसमें कि आप देखिए सी का मतलब था CRI स्टेज, टी का मतलब था
टिलरिंग स्टेज और लेट का मतलब है लेट ज्वाइंटिंग, गांठ बनते समय, और फिर फ्लावरिंग पे, फिर मिल्किंग पर, फिर डफ स्टेज पे। ये आपकी 6 इरिगेशन है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यदि आपके पास सिंचाई करने के लिए केवल एक ही पानी है तो आप किस स्टेज पे पानी देंगे, किस अवस्था पे आप पानी देंगे। जब आपके पास एक ही इरिगेशन के लिए पानी होगा तो हम पहली इरिगेशन करेंगे कहाँ पे, CRI स्टेज पे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अब हमारे पास 2 इरिगेशन करने के लिए पानी अवेलेबल है तो किन किन स्टेज पे हम पानी देंगे। तो पहला तो करेंगे CRI स्टेज पे और दूसरा करेंगे हम फ्लावरिंग स्टेज पे। अब जब 3 पानी आपके पास होगा तो आप पहला करेंगे CRI पे, फिर करेंगे फ्लावरिंग, फिर करेंगे ड्रॉप स्टेज पे। ये था आपका गेहूँ। फिर देखते हैं कि अब तापमान कैसा है, इनको क्लाइमेट चाहिए, एक तो जर्मिनेशन के लिए, फिर टिलरिंग के समय, फिर ग्रोथ बढ़ते समय, ग्रेन फिलिंग के समय और स्पेसिंग। तो देखते हैं कि इसे किस तरह का जलवायु चाहिए। तो इसको चाहिए वार्म जलवायु, वार्म क्लाइमेट। और देखते हैं कि अंकुरण के समय कितना तापमान चाहिए। तो आपका क्वेश्चन यही था कि गेहूं में अंकुरण के समय कितना तापमान चाहिए। तो आपका आंसर था 14 से लेकर 16 अंश सेंटीग्रेड। और टिलरिंग के समय किल्ले बनते समय कितना तापमान होना चाहिए, तो होना चाहिए 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। और ग्रोथ, गेहूं का लंबाई बढ़ते समय कितना तापमान होना चाहिए, तो होना चाहिए 20 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेन फिलिंग, जब उसमें सीड बनना स्टार्ट होता है उस समय कितना तापमान चाहिए, तो उस समय चाहिए 23 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका जर्मिनेशन के समय। फिर उसके बाद टिलरिंग के समय, ग्रोथ और ग्रेन फिलिंग के समय कितना कितना क्लाइमेट चाहिए। और गेहूं में प्रमुख क्वेश्चन पूछता है, मुख्य क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं में कितना दूरी, कितना स्पेसिंग पे प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी होती है। तो प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी होती है कितना, 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर ये होती है प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 8 से लेकर 10, ये वेरी करता है सेंटीमीटर में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि गेहूं में अंकुरित के समय कितना तापमान होना चाहिए। तो आप आंसर पा चुके हैं इसका, 14 से लेकर 16 अंश सेंटीग्रेड तक। फिर देखे थे गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या था, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर इसका फैमिली देखे थे, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करता था पोएसी या तो ग्रेमनी फैमिली से। और इनमें कितना क्रोमोजोम की संख्या पाई जाती है, तो क्रोमोजोम की संख्या थी 42, जो कि एक हेक्साप्लॉइड थी। और इसका बेसिक क्रोमोजोम संख्या होता है 7। और इसका ओरिजिन प्लेस देखे थे साउथ वेस्ट एशिया में। इसमें कौन सी जीन पाई जाती है, तो गेहूं में नॉरिंटेन नामक जीन पाई जाती है, जो कि प्लांट के ड्वार्फनेस का कारण होती है। और गेहूं में कितना परसेंटेज प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन का नाम क्या है, तो गेहूं में 9 से लेकर 13% प्रोटीन पाई जाती है। और इस प्रोटीन का नाम था ग्लूटिन प्रोटीन। फिर इसके बाद देखे थे गेहूं में कितना स्पेसिंग चाहिए, तो गेहूं के प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी होना चाहिए 22.5, और रो लाइन से लाइन के बीच की दूरी होनी चाहिए कितना, 8 से 10 सेंटीमीटर। ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच क्रॉप इज बोथ, कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको लेग्यूमिनस और आयल सीड दोनों के रूप में जाना जाता है। लेग्यूमिनस और आयल सीड, निम्न में से कौन सी फसल है जो दलहन और तिलहन दोनों है। तो ऑप्शन है सनफ्लावर, सूरजमुखी, सैफ्लावर, कुसुम, सोयाबीन, और लास्ट आपका है सरसों। चलिए इसका फटाफट आप आंसर दीजिए। व्हिच क्रॉप इज बोथ लेग्यूमिनस एंड आयल सीड क्रॉप्स, निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जो कि दलहन और तिलहन दोनों फसल है। ऑप्शन सूरजमुखी, कुसुम जो कि सैफ्लावर, सोयाबीन और मस्टर्ड। तो आपका आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन को दलहन और तिलहन दोनों के रूप में जाना जाता है। सोयाबीन एक तरह का वंडर क्रॉप है, वंडर क्रॉप। सोयाबीन को वंडर क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इसको दलहन और तिलहन दोनों में रखा गया है। अब हम इन 4 ऑप्शनों के थोड़ा डिटेल देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन और क्या क्या बातें अपने पास रखता है। तो पहले देखेंगे सोयाबीन के बारे में, क्योंकि इसका आंसर ही था कि सोयाबीन जो है दलहन और तिलहन दोनों तरह की फसल होती है। तो हम पहले बात करेंगे सोयाबीन की ही, कि सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या होता है। सोयाबीन का बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। और सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, तो सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस है चीन में, चाइना में।
और सोयाबीन में कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है, तो तेल की मात्रा होती है इसमें 20%, 20% ऑयल पाया जाता है। और कितना परसेंटेज इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो 40 से लेके 42%। देखिए जो सोयाबीन है ये ऐसी क्रॉप है जिसके बाद प्रोटीन और तेल दोनों पाया जाता है, इसीलिए इसको दलहन और तिलहन दोनों में रखा गया है। जो ऑयल परसेंटेज था इसमें 20% था और प्रोटीन परसेंटेज कितना था, 40 से लेके 42% तक। और इस क्रॉप को वंडर क्रॉप या तो येलो ज्वेल के नाम से भी जाना जाता था। आपकी सोयाबीन है, सोयाबीन जिसका बोटेनिकल नेम था ग्लाइसिन मैक्स, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर था, चाइना में, चीन में। और इसको दलहन और तिलहन दोनों रूप में जाना जाता है, इसलिए इसमें प्रोटीन भी पाई जाएगी और इसमें आयल भी पाया जाएगा। तो इसमें आयल की मात्रा है, तेल का मात्रा है 20% और प्रोटीन की मात्रा है 40 से लेके 42% तक। और सोयाबीन को वंडर क्रॉप और ज्वेल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, पहला आपका आंसर उसमें था सनफ्लावर, सूरजमुखी। इस सूरजमुखी का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, इसकी उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको में। और ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो जो आपकी सनफ्लावर है, सनफ्लावर कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। किस फैमिली से, कंपोजिटी, कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है। और सनफ्लावर में कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है, तो इसमें 35 से लेकर 43% तक ऑयल पाया जाता है। तो आप देखिए सनफ्लावर, सूरजमुखी का बोटेनिकल नेम हेलियंथस एनस, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर था, मैक्सिको में। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो एक कंपोजिटिव फैमिली की फसल है। और इसमें कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है, तो 35 से लेकर 43% तेल पाया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन था मस्टर्ड। देखते हैं कि मस्टर्ड को, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, या किस फैमिली से बिलोंग करती है, और इसमें कितना परसेंटेज तेल पाया जाता है। तो जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड को ब्रेसिका स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। स्पीसीज इसलिए लगता है कि इसकी बहुत सारे नाम हैं, आप जानते होंगे, काली सरसों, पीली सरसों, तोरई, तो इसकी बहुत सारी नाम है, इसलिए इसको ब्रेसिका स्पीसीज कहते हैं। और जब जैसे हम बात करेंगे काली सरसों है, तो इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम बताएंगे। और देखते हैं कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस कुल की क्रॉप है। तो जो सरसों है, सरसों ब्रेसिकेसी या तो क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी या तो क्रूसीफेरी फैमिली की फसल है। और इसमें कितना परसेंटेज ऑयल पाया जाता है, तो यहाँ पे 30 से 48%, बहुत वेरी करता है, 30 से लेके 48% मस्टर्ड में तेल पाया जाता है। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन था सैफ्लावर, जिसको बोलते हैं कुसुम। कुसुम का साइंटिफिक नेम है कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस। और इसमें ऑयल कंटेंट 24 से लेके 30%, 24 से लेके 30%। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि वह कौन सी ऐसी फसल थी जिसको तिलहन और दलहन दोनों के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर था सोयाबीन। फिर हम इन 4 ऑप्शन को भी देखे थे कि सनफ्लावर, सैफ्लावर, सोयाबीन और मस्टर्ड को किन किन नाम से जाना जाता है, और इनका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इनकी फैमिली क्या होती है, और इनमें कितना परसेंटेज तेल और प्रोटीन पाई जाती थी। तो पहला देखे थे हम सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम था ग्लाइसिन मैक्स, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर था, चाइना में। और इसमें जो ऑयल होता है 20% तेल पाई जाती है, और इसमें 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती थी। और इसको वंडर क्रॉप या तो ज्वेल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसके बाद देखे थे हम सूरजमुखी। सूरजमुखी को हेलियंथस एनस के नाम से भी जाना गया था। फिर उसके बाद हम देखे थे सरसों को ब्रेसिका स्पीसीज, और इसकी फैमिली कौन सी थी, इसकी फैमिली थी ब्रेसिकेसी या तो क्रूसीफेरी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि इन इंडिया मैक्सिमम शुगर केन इज ग्रोन इन। बोला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, किस राज्य में गन्ना सबसे अधिक पैदा किया जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। चलिए आप फटाफट इसका आंसर करिए। आपको आंसर देना है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ऑप्शन आपके पास है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इन इंडिया मैक्सिमम शुगर केन इज ग्रोन इन, किस स्टेट में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ऑप्शन मध्य प्रदेश,
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब देखते हैं कि इस गन्ना का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो गन्ना का साइंटिफिक नेम होता है सकैरम ऑफिसिनेरम, सकैरम ऑफिसिनेरम, और इसी को बोलते हैं नोबेल केन, नोबेल केन, नोबेल केन। और ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। और इसमें गुणसूत्र संख्या कितना पाया जाता है? इसमें गुणसूत्र संख्या पाया जाता है कहाँ पे? 80। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? तो ओरिजिन प्लेस आपका है ब्राज़ील में, ब्राज़ील। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गन्ना में जो इसकी गुणवत्ता कैसे मेजर करेंगे, कि किस गन्ना में कितना उसमें गुड़ पाया जाता है। तो इसका गुड़ का मेजरमेंट करते हैं ब्रिक्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं हैंड स्प्रिंगोमीटर, हैंड स्प्रिंगोमीटर। इससे हम किसी भी गन्ना में शुगर की मात्रा को नापते हैं। जो गन्ना में शुगर की मात्रा जो रीडिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 17 से लेके 18 ब्रिक्स होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है। ऑप्शन आपके पास था मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका आंसर मिला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। धान के कल्टीवेशन के लिए सबसे प्रमुख जो माइनर न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके पास मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर और बोरान। चलिए इसका फटाफट आप आंसर दीजिए। धान के लिए सूक्ष्म तत्व कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। ऑप्शन मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर और बोरान। तो इसका आंसर होता है जिंक। आप बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से धान में खैरा रोग लगता है। कौन सा रोग? खैरा रोग, खैरा रोग। खैरा रोग धान में जिंक के डेफिशिएंसी के वजह से होता है, जिंक के डेफिशिएंसी से। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट नहीं, आपको माइक्रो और मेजर न्यूट्रिएंट के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट मेजर होते हैं और कौन कौन से माइक्रो होते हैं। तो धान में जो खैरा रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है जिंक के डेफिशिएंसी के कारण, जिंक की कमी के कारण, जिंक के कमी के कारण। और सबसे पहले खैरा रोग किसने देखा था? तो एक साइंटिस्ट थे पंतनगर के वाई.एल. नेने, वाई.एल. नेने ने सबसे पहले खैरा रोग को रिपोर्ट किया था, जो कि पंतनगर जीबी पंत गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में। ये यहीं के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पहली बार देखा था कि धान में खैरा रोग लगता है। वह खैरा रोग किसके कमी के कारण लगता है? तो जिंक के कमी के कारण, जिंक के कमी के कारण। इसका कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका कंट्रोल जिंक सल्फेट के छिड़काव से करते हैं। और इसका छिड़काव कितना करते हैं? 25 kg पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 25 kg जिंक का छिड़काव करते हैं। सबसे पहले खैरा रोग वाई.एल. नेने ने देखा था, जो कि पंतनगर के एक वैज्ञानिक थे। यह पंतनगर का जो विश्वविद्यालय है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। तो हम आज के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन हमारा आप देखे थे कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसके वजह से तेल का निर्माण होता है, तो उसका आप आंसर देखे थे सल्फर। फिर उसके बाद आप आए थे कि गेहूं में अंकुरण के समय कितना तापमान होना चाहिए, उसका भी आंसर आप देखे कि 14 से लेके 16 अंश सेंटीग्रेड। फिर देखे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे अधिक भारत में किस राज्य में गन्ना का उत्पादन होता है, तो उसका भी आंसर देखे आप उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा माइनर या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो धान के कल्टीवेशन में सहयोग करता है, तो आपका जिंक था। जिंक के बारे में देखे थे कि क्यों जिंक है, जिंक में जो धान है, धान के खेत में खैरा रोग लगता है, वही रोग जिंक की कमी से होता है। और उसको कौन देखा था और वो कहाँ के थे, इसके बारे में देखे थे। तो हमारे थे आज के 5 के क्वेश्चन। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।